सो द नेक्स्ट वन इज ऑटो इंक्रीमेंट इन MySQL। यानी MySQL में आप किसी भी एट्रीब्यूट को ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट बना सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि उस फील्ड में जो नंबर होगा वो ऑटो जनरेट होगा, हमें देना नहीं पड़ेगा। आमतौर पर आईडी नाम का जो फील्ड होता है उसको ऑटो इंक्रीमेंट बनाया जाता है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि MySQL में जिस भी फील्ड को आप ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं वो फील्ड प्राइम एट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर प्राइमरी की लगाना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर ऑटो इंक्रीमेंट काम नहीं करेगा। अगर जैसे इस टेबल को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने आईडी नाम के एट्रीब्यूट पे एक ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया है। इसका मतलब अब मुझे आईडी में वैल्यू डालने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम इसको वैल्यू देगा 1 2 3 4 5। जब भी आप वैल्यू डालोगे वो ऑटो इंक्रीमेंट करके नंबर असाइन करता चला जाएगा। एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमने यहाँ पर डेटाबेस यूज किया हुआ माई डेटाबेस। इसके अंदर कौन कौन सी टेबल हैं पहले वो चेक करते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर ये टेबल्स बनी हुई हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल जब आप बनाओ तो ध्यान रखना कि कोई ऐसा टेबल दोबारा ना बने जो पहले से बना हुआ हो। तो इसलिए मैंने टेबल को यहाँ पर चेक कर लिया है। इनमें से कोई टेबल दोबारा अगर हम बनाएंगे तो वो एरर दे देगा हमको। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल कॉलेज, स्टार्ट किया। फील्ड का नाम ले लिया आईडी इंटीजर में और यहाँ पे लगाया ऑटो इंक्रीमेंट। स्पेलिंग देख लेना, इंक्रीमेंट। और यहाँ पे आपको लगाना होगा प्राइमरी की। दूसरी फील्ड ली हमने कॉलेज का नाम, तो सी नेम। फिर लिया हमने कॉलेज का एड्रेस लाइक दिस। क्लोज कर दिया। टेबल क्या हुआ, क्रिएट हो गया। अब इसमें रिकॉर्ड एंटर करते हैं। इंसर्ट इनटू कॉलेज। आईडी में वैल्यू नहीं डालना है आपको, आप सीधा कॉलेज के नाम और उसके एड्रेस की वैल्यू एंटर करेंगे ऐसे। कॉलेज के नाम में हमने डाला SSD कॉलेज और एड्रेस में डाल दिया हमने सोना। कंप्लीट किया, रिकॉर्ड गया। चेक करते हैं इसमें आईडी के अंदर क्या जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आईडी में अपने आप से बन जा चुका है। अगर मैं फिर से कोई रिकॉर्ड एंटर करता हूँ इसमें समथिंग लाइक एंटर किया, रिकॉर्ड चेक किया, तो देखिए आप आईडी में दोबारा से 2 जा चुका है। डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। देखो कैसे चेंज करना है। डिफ़ॉल्ट 1 2 3 रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप इसका बिहेवियर चेंज करना है, आप चाहते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंटेशन चेंज हो जाए, तो आपको कमांड यूज़ करनी होगी ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम और जिस टेबल पे आपने लगाया था, अप्लाई किया था, उस टेबल का नाम लिखेंगे और वहाँ पर आप ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू जहाँ से भी शुरू करना चाहते हो नेक्स्ट टाइम पे आप वो डाल सकते हैं। अगर आपने नहीं डाली होगी तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 करके उठाएगा, लेकिन अगर आप चेंज कर देंगे, पहले ही चेंज कर दो, आप पहले ही चेंज कर दोगे तो रिकॉर्ड 1 2 3 नहीं उठाएगा, जो आपने चेंज करके डाली होगी उसको वो उठा लेगा। तो देखो जरा, यहाँ पर हमने लिखा ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम आपका जो भी था, फिर आपने लिखना है ऑटो इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, मैंने 100 दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू यहाँ पर हमने 100 सेट कर दी। प्रेस किया एंटर। अब हम एक रिकॉर्ड फिर से एंटर करते हैं इसमें। पहले आप रिकॉर्ड देख लो। फिलहाल इसमें ये 2 रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब अगर मैंने अगली एंट्री करी तो वो 100 से शुरू होगी। कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस, देन वैल्यूज। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 से स्टार्ट हुआ। दोबारा भी कोई एंट्री करोगे तो वापस से वो 101, 102 इस तरीके से जाएगा। एक बार फिर से इसको चेंज कर लो आप। ऑब्वियसली कभी नहीं होगी, नंबर होगा हमेशा, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट नाम का जो कीवर्ड होता है न्यूमेरिक डाटा पे लगता है, बस दूसरे फील्ड पे नहीं लगता, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर मान लो एक कमांड और देखो इसमें,
कभी जब आप डाटा इंसर्ट करते हो और आपको लास्ट आईडी पता करनी है कि कहाँ तक रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं, तो उसके लिए आप एक कमांड फायर करते हैं जिसका नाम होता है लास्ट इंसर्ट आईडी। इससे हमें लास्ट आईडी का पता चल जाता है कि आपने लास्ट कितने रिकॉर्ड एंटर कर रखे हैं, उसकी आखिरी आईडी क्या है। क्योंकि हमेशा जो भी आईडी जनरेट होती है वो आगे की तरफ जनरेट होती है, पीछे की तरफ कभी आईडी जनरेट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू को सेट कर दिया 10, तो हम ये सोच रहे होंगे कि आईडी 10, 11, 12 जनरेट होगी, नहीं होगी, आगे की तरफ जाएगी। इसमें लास्ट आईडी 101 है, तो आईडी 101 से आगे ही जा सकती है, पीछे नहीं जा सकती। तो लास्ट आईडी अगर चेक करनी है तो आप कमांड यूज करेंगे लास्ट इंसर्ट आईडी, तो वो लास्ट इंसर्ट आईडी आपको बता देगा। सो इसके आधार पे आप आगे की आईडी तय कर सकते हैं कि क्या देना है। पीछे की आईडी आप नहीं दे सकते, ट्राई कर लेना, वो लेगा नहीं, एरर दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो, अब अगली टर्न आती है एलियासिस। एलियास इन माई सिक्वल, ये क्या होते हैं? देखो, कई बार क्या होता है कि जब आप काम करते हो ना अपनी टेबल पे, तो टेबल में टेबल का नाम होता है, कॉलम्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। तो इनके जो नाम होते हैं, रियल नेम, हम क्लाइंट को नहीं दिखाते हैं आउटपुट विंडो पे, हम उनके नाम बदलना चाहते हैं ताकि क्लाइंट को असली नाम टेबल का ना दिखाई दे। क्योंकि एक्चुअली जब टेबल बनाते हैं तो नाम हम ऊट पटांग से बना देते हैं और क्लाइंट को वो अच्छे नहीं लगे। जैसे आपके आईडी कार्ड में ऐसे लिखा हुआ आता है ना, यूज़र नेम, और वहाँ पर हम टेबल में तो यू नेम बना रहे होते हैं, यू अंडरस्कोर नेम बना रहे होते हैं। तो इस तरह का डाटा हमें शो नहीं करना होता, तो वहाँ पर हम उसके नाम को बदल देते हैं। उसे हम बोलते हैं एलियास, यानी कॉलम का एक निकनेम बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एलियास। तो वो कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइए, मैंने यहाँ पर एक टेबल सेलेक्ट करी एम्प्लॉय। अब इस टेबल में ही पूरा रिकॉर्ड है। अब ये कॉलम के नाम आ रहे हैं उटपटांग से, आ रहे हैं ना, जो मेरी टेबल में कॉलम के नाम थे वही नाम आ रहे हैं। मुझे सिर्फ आईडी और नाम शो करना है, तो आपको सिलेक्टिव डाटा उठाना होता है, आईडी और नेम। तो ये मुझे ये दो जानकारी दिखा देगा, ठीक है। अब ये आईडी की जगह पर मुझे आईडी दिखाना है, बस ईआईडी नहीं दिखाना है। तो हम अपनी इस क्वेरी को कैसे बदलेंगे? आप ईआईडी की जगह पर जाइए, एलियास बनाइए इसका, उसके लिए आप लिखेंगे एज, और जो भी आप नाम देना चाहते हैं एज एन एलियास, वो डबल कोट्स में डाल दीजिए। अब वो ईआईडी को रिप्लेस कर देगा आईडी के साथ। इसका अर्थ ये नहीं कि टेबल में कॉलम चेंज हो गया है, टेबल में तो ईआईडी है आज भी, बस यहाँ पर क्लाइंट को आउटपुट विंडो पे आईडी दिखेगा। ऐसे ही सेम नेम को भी बदला जा सकता है। देखो, समझ गए? तो कोई भी एक्सप्रेशन होगी आप इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये कहलाते हैं एलियास। किसी का डाउट बनता है अपने आप से पूछ लीजिएगा। अब आ जाइए सिलेक्ट क्वेरी पे। सिलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है डाटाबेस में से डाटा को रिट्रीव करने के लिए। लेकिन अगर डाटाबेस में से कोई डाटा अगर आपको किसी कंडीशन के आधार पे निकालना है, तो हमें एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है वेयर क्लोज। इसे हम बोलते हैं वेयर क्लोज, अगर कोई डाटा किसी कंडीशन के आधार पर आपको निकालना हो। अभी फिलहाल हमारे पास है ये डाटा, और इस डाटा के ऊपर हम लगाएंगे अपनी कुछ क्वेरीज। हम इन क्वेरीज को निकालने के लिए कुछ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर होते हैं जो कंडीशन में चेक किए जाते हैं कोई डाटा निकालने के लिए। प्लस, माइनस, डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है सारे। ये दो डाटा को कंपेयर करने के काम आते हैं, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन। अभी कुछ सवाल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए इस डाटा सेट के अंदर हमारे सामने पहला क्वेश्चन आता है कि हमें इसमें से वो डाटा गेट करना है जिनकी सिटी दिल्ली है, जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनका डाटा हमको चाहिए। तो क्वेरी कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो डेटा आप देखो कौन सा है आपके पास है ये डाटा, ठीक है। और इसमें से हमें वो डाटा डिस्प्ले करना है जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ओनली फ्रॉम द दिल्ली। अगर आपने अपनी क्वेरी को सिंपली ऐसे चलाया तो वो तो पूरा ही रिकॉर्ड दे देता है, कंडीशन है ही नहीं इसमें। कंडीशन देने के लिए आप लगाते हैं वेयर। अब जिस कॉलम के अकॉर्डिंग कंडीशन देना है, तो कॉलम को पकड़ो आप, कॉलम का जो एज इट इज नाम होगा वही लिखना है आपको। क्या नाम है कॉलम का? सिटी, तो आपको एज इट इज सिटी लिखना है। और सिटी लिखने के बाद यहाँ पर आप उसको मैच करेंगे। अब देखो, मैच करने के लिए मैंने जो साइन यूज़ करा है इसी को ऑपरेटर कहते हैं। तो मेरे को मैच करना है कि सिटी किसके बराबर होनी चाहिए, तो सिटी बराबर होनी चाहिए दिल्ली के। अगर ये मैच कर जाता है डाटा आपके इस कॉलम के अंदर, तो वो उस रिकॉर्ड को निकाल के आपको दे देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली का जो रिकॉर्ड था वो हमको मिल जाता है, ठीक है। अब किसी ने आपको बोला कि दिल्ली का डाटा छोड़कर बाकी सबका डाटा दीजिए, तो वहाँ पर इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ होता है कुछ इस तरीके से।
इसको नॉट इक्वल टू को साइन कहते हैं। तो दिल्ली का छोड़कर बाकी सब सिटी का डाटा आपको देगा, ठीक है। अब इसी सवाल को अगर हम ऐसे करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि इसमें से वो डाटा निकाल के दीजिए जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम नंबर के ऊपर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके केस में सबसे पहले कॉलम आप उठाएंगे कंडीशन के साथ ई सैलरी, और यहाँ पर आप अपना ऑपरेटर यूज़ करेंगे ग्रेटर देन। अगर बड़ा चाहिए तो ग्रेटर देन, अगर इक्वल भी चाहिए तो आप इक्वल के साथ जा सकते हैं। तो सेम यहाँ पर क्वेरी लगेंगी, छोटा चाहिए तो लेस देन लगाना है, छोटा और बराबर चाहिए तो लेस देन इक्वल टू लगाना है, बराबर चाहिए तो इक्वल टू का साइन होगा, और नॉट इक्वल टू के लिए आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। तो जिसकी भी सैलरी इस क्राइटेरिया को मीट करेगी वो डाटा आपको शो कर देगा। देखिए, तो कुल मिलाकर वो रिकॉर्ड हमारे पास कुछ ये है। ये हमारे पास डाटा है, आपको क्वेरी लगाना सीखना है। जिसको क्वेरी आ गई उसको सिक्वल आ जाएगा, ठीक है। आप इनके साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। मेरा काम है कमांड पढ़ाना, मैं आपको कमांड सारी पढ़ा दूंगा यहाँ पर, और जिस दिन ये कंप्लीट होंगे मेरी तरफ से क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि अभी स्टार्ट करेंगे, कभी आप सोचो कि परसों से स्टार्ट करेंगे तब एंड हो चुका होगा। तो अपना पढ़ते रहिएगा जैसे भी आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये डाटा हमारे पास है, और मुझे इस डाटा सेट के अंदर उनका डाटा निकालना है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, यानी जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है, जिनका भी बर्थ डेट 2005 के बाद का है। तो वो डाटा हमको यहाँ पे निकालना है। तो कैसे लगा सकते हैं क्वेरी को आप? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EDOB ग्रेटर देन, बड़ा होना चाहिए ना, तो किससे बड़ा कर दो आप? 2005 की आखिरी डेट क्या होती है? 31 दिसंबर 2005। अब डेट देने का फॉर्मेट क्या होता है बताया था आपको, ईयर डालेंगे पहले आप, तो 2005 हो गया, उसके बाद तारीख डाली, मतलब महीना डालेंगे, तो महीना कितना आ गया? 12 आ गया, और फिर तारीख डालेंगे आप। तो अब ये किसको टारगेट करेगा? जिनकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे बड़ी होगी। तो इससे बड़े वाले रिकॉर्ड अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर 2008 और 12 के रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो रन करते हैं तो वहाँ पर वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपसे कहा जाता है कि वो रिकॉर्ड निकाल के दीजिए जिनका जन्म 2005 में हुआ है। अब 2005 के बाद का नहीं चाहिए, जिनका जन्म 2005 में मैच करता है वो रिकॉर्ड आपको निकालने हैं यहाँ पर। तो उस क्वेरी को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पर? अब समझो इसको, देखो सिलेक्ट करा आपने स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EDOB इक्वल टू, आगे गलत है, अभी पूरी तरह से गलत। EDOB में 2005 कहाँ है? EDOB इज एक्चुअली एन कंप्लीट डेट ना, नॉट एन 2005। 2005 तो कम नहीं करेगा ऐसे। तो आपको मैं देखिए एक तरीका बताता हूँ, आप ना पहले ईयर निकालना सीखो। उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, देखो ईयर निकालना सीखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ईयर, एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, मतलब SQL के अंदर, जिसमें हम लिखेंगे ईयर और यहाँ पर अपनी फील्ड का नाम लिख देंगे, तो ये मुझे ईयर बताएगा। देखो सबके, इसको हम अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम निकालने में। अगर मैं यहाँ लिखूँ वेयर और फिर ईयर में ये डाल दूँ, अब आप कर लो ना कंपेयर, ऐसे अब कर लो आप कंपेयर, कौन रोक रहा है? अब मैं यहाँ पर अगर रन करता हूँ और तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, स्टार लिख दूंगा, तो अब ये उसका डाटा देगा ना जिनका जन्म 2005 में हुआ है, अभी मैच करेगा ये। आए समझ में? ईयर टारगेट कर लो। कभी भी किसी चीज़ को करो ना, अगर आप बिगनर हो और आपको एग्जैक्ट क्वेरी नहीं पता है, स्टेप स्टेप करके देखा करो, छोटा 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 छोटा, और अपने आप आपका दिमाग चलने लग जाएगा। डायरेक्ट उसका आंसर ढूंढने के बजाय खुद से छोटा छोटा स्टेप उठाओ। आगे देखो, ये मैंने बता ही दिया आपको, दिल्ली से बिलोंग को बता दिया है। अब एक दो सवाल मैं खुद अपनी तरफ से पूछता हूँ और आप लोग उसके उत्तर दीजिएगा। चलो मुझे इसमें बताइए कि आपको रिकॉर्ड निकालना है जिनकी उम्र, जो बालिग है, बालिग समझ तो, माइनर है जो, कैसे निकाल लोगे? मालिक मतलब बालिग होते हैं ना, माइनर। तो माइनर रिकॉर्ड आपको निकालने हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, तो बालिग। तो क्वेरी क्या निकालोगे? क्वेरी बताओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर की एज 18,
जब चीज आ जाती है तो ऐसे नहीं लगता क्या है ये, है ना। तुम पहले पूरा पढ़ लो फिर पूछूं तब तुमको पता लगता है कि क्वेरी क्या होती है, ठीक है। अभी है नहीं कुछ पूछने लायक, मैं पूछूं कैसे। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा पूछ लूंगा तो पढ़ाया नहीं है। तुम पहले पढ़ लो एक बार, फिर हम क्वेश्चन करते हैं आपसे, ठीक है। एक और देखो आगे, नेक्स्ट थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं चीजें पहले। इसमें एक ऑपरेटर आता है और नाम का। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको डेटा निकालना है और एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आपके पास, और उन क्राइटेरिया के आधार पर डाटा निकालना है, और आपके सामने इस तरह का क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि कोई भी मैच करे तो डाटा आ जाए। जैसे मैंने आपसे कहा, इस डाटा सेट में से मुझे वो डाटा निकाल के लाओ जो लोग दिल्ली में भी रहते हैं और मुंबई में भी रहते हैं। देखो ये डाटा है, मुझे दिल्ली का भी डाटा चाहिए और मुंबई का भी चाहिए, दोनों रिकॉर्ड चाहिए ना। तो आप अपनी सिंपल ये क्वेरी तो लगा लेते हो, वेयर सिटी इज इक्वल टू मुंबई, तो ये तो समझ में आता लग जाएगी। तो दिल्ली का नहीं निकलेगा, अब इससे मुंबई का तो निकल जाएगा, तो दिल्ली का तो नहीं निकलेगा, हमें दिल्ली का भी चाहिए। तो हम यहाँ पर और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और लगा सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पर सिटी में लिखा दिल्ली, मैंने लिखा यहाँ पर दिल्ली करके। अब जब हम रन करेंगे तो दोनों में से कोई भी मैच होने पर, ये जरूरी नहीं कि दोनों मैच करें। अब मुंबई का मिल रहा है तो मुंबई का ले आएगा, दिल्ली का मिल रहा है तो दिल्ली का ले आएगा। देखिए अब कल को मैं इसमें से डाटा और सर्च करता हूँ, मैंने कहा कि सिटी जो है ना अब करनाल होना चाहिए, अब करनाल नहीं है तो जरूरी है कि डाटा नहीं देगा, नहीं है तो नहीं है, दिल्ली मुंबई का तो है, तो वो निकाल के आपको दे देगा। समझ में आ गया। और ऑपरेटर तो एक से ज्यादा कंडीशन आप डाल सकते हो, जो मैच कर जाएगी निकल जाएगी। अब इसमें एक सवाल जिसका उत्तर आप देंगे, उससे पहले एक और बताता हूँ, फिर मिक्स करके क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा क्लू मिल जाएगा उससे ना। एंड और पढ़ो। अभी एंड में क्या होता है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमको लगता है कि एक से ज्यादा क्राइटेरिया है और दोनों मैच होने चाहिए। अगर दोनों मैच करें तो रिकॉर्ड आए वरना ना आए, तब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस डाटा सेट के अंदर आपको डाटा देना है उन लोगों का जो दिल्ली में जॉब करते हैं, और जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। दोनों कंडीशन मैच करनी है। अब दिल्ली में जॉब करने वाले लोगों का डाटा अगर आपने निकाला तो कुछ ऐसे निकलेगा, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। तो ये दिल्ली का डाटा तो दे देगा, लेकिन इतने सारे का करना क्या है हमें तो इसमें वो चाहिए ना जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा हो। तो इसी क्वेरी में एक और क्वेरी हमें सेटिस्फाई करनी है, तो और मत लगा देना, एंड लगाना है आपको यहाँ पे, और अगली क्वेरी सैलरी पे फिट कर दो, ठीक है। तो मैं इसको अगली लाइन में फिट करता हूँ, एंड, और यहाँ मैं लिखता हूँ ई सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। अब दोनों मैच होने चाहिए। अब दोनों मैच के अकॉर्डिंग तो रिकॉर्ड नंबर 5 और रिकॉर्ड नंबर 9 आ जाएगा आपके पास, रिकॉर्ड नंबर 5 और रिकॉर्ड नंबर 9 आपको मिल जाएगा। आगे समझ में। अब मैंने इस सवाल को पलट के पूछा आपसे, अब पूछता हूँ क्वेरी, आप लोग उत्तर देना। तो मेरा सवाल है, आपको डेटा निकालना है उन लोगों का जो लोग दिल्ली में नहीं रहते, उनका डाटा दो, और साथ में वो डाटा भी आप मुझे प्रोवाइड करो जिनकी सैलरी 20,000 से कम है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए पहले। मैंने कहा आप इस डाटा सेट में से मुझे वो सारा रिकॉर्ड निकाल के दोगे जिनकी सैलरी 20,000 से कम है, या फिर वो रिकॉर्ड भी निकाल के दोगे जो लोग दिल्ली में नहीं रहते। समझ में आ गया। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर एंड लगेगा या और लगेगा, और लगेगा, या बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब लगाओ सवाल, बताओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली, लेस देन इक्वल टू 20,000, ठीक है भाई। आप देखो, तो ये दिल्ली में नहीं रहते तो सारा आ ही गया। कोई ऐसा बंदा अगर दिल्ली का भी रिकॉर्ड इसमें आ जाता तो हम देख लेते। अब ऐसा कुछ बना ही नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं जो दिल्ली में रहता है 20,000 से कम सैलरी कमाता है। सारे बंदे दिल्ली में बढ़िया कमाते हैं। कोई होता है एक आधा तो दिल्ली का भी उठा लेता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा मिला नहीं इसको, ठीक है। अब 20 की जगह 30 करता तो पहली का उत्तर थोड़ा अलग ही आता। देखो 30 कर दिया मैंने, ठीक है। अब दिल्ली में कोई बंदा है जो 20 से कम कमाता है एक बंदा। अब देखो इसमें दिल्ली का भी एक रिकॉर्ड दिख रहा होगा तुम्हें,
क्योंकि ये क्यों दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द, ये सैलरी की वजह से आ रहा है, क्योंकि सैलरी मैच कर गई उस रिकॉर्ड में, उस पायदान पे। एक सवाल और करके देखते हैं, कौन बताएगा? अब की बार बच्चे को देख के सवाल करूंगा। चलो अब मेरा सवाल ये है, आप इसमें से वो डाटा निकालेंगे जो लोग 30 और 40 हज़ार के बीच में सैलरी कमाते हैं और दिल्ली और पानीपत में रहते हैं, पानीपत और दिल्ली में रहते हैं। हाँ, जो दिल्ली और पानीपत में रहते हैं, शर्त है कि या तो वो दिल्ली से बिलोंग करता हो या पानीपत से बिलोंग करता हो, और दूसरी शर्त ये है कि उसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इतना करो, छोटा कर दिया मैंने, रेंज को छोड़ दिया मैंने। उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 30,000 से ज़्यादा। शहर 2 हैं लेकिन, समझ गए? अभी बताना, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? ऐसे लोगों का डाटा निकालना है जो दिल्ली या पानीपत में जॉब करते हैं लेकिन उनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेरी बताइए कैसे बनेगी अंकित? सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। वैसे एक बार देखो आइडिया लगा के कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड है। तो दिल्ली और पानीपत बोला था ना, तो कितना बोला था? 30,000 से ज़्यादा। तो दिल्ली के अकॉर्डिंग एक रिकॉर्ड नंबर 5 आना चाहिए, एक रिकॉर्ड नंबर 9 तो आना ही चाहिए, करेक्ट, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा है। अब पानीपत का देखो, एक पानीपत का है, तो 4, 5 और 9 नंबर का रिकॉर्ड निकल के आना चाहिए। अब देखते हैं ये कितना सेटिस्फाई हो पाता है। आगे बताओ। और सिटी इज इक्वल टू पानीपत, उसके बाद एंड ई सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। ये तो सारे आ गए। वो तो तुम सोचो ना कहाँ क्या लगेगा, तुमने जो लगाया हमने लगा दिया। सिटी में और किसी का एंड लगा दूं, ये कभी भविष्य में ट्रू नहीं होगा। एक आदमी 2 शहर में कैसे हो सकता है? ये तो ट्रू ही नहीं बनेगा कभी। मतलब अब तो कुछ भी नहीं आने का, ये लो, अब तो कितना ही चला। चलो अभी थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। ये आप फंस क्यों रहे हो? क्योंकि एंड और से नहीं है, थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, तब आप इसे कर लोगे, ठीक है? थोड़ा और पढ़ लेते हैं, आगे देखो, देख लो, एक सवाल करने के बाद हो जाएगा, एक और पढ़ लो थोड़ा सा। आगे देखिए नेक्स्ट, थोड़ा सा पढ़ने के बाद उसे कवर कर लेंगे हम। यहाँ पर सवाल आता है कि बिटवीन, इसका इस्तेमाल किया जाता है रेंज के लिए, यानी जब भी कोई डाटा रेंज में उठाना हो तो बिटवीन लगता है। अब इसको कैसे लगाना है देखो, ये है हमारे पास एक कंप्लीट डेटा, ठीक है भाई। हमें इसमें डाटा उठाना है जिनकी सैलरी 20 और 30 के बीच में आती है। रेंज बता दी हमको, 20 और 30 के बीच में होती है जिनकी सैलरी वो। आगे देखो नेक्स्ट, हमें यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर आप लगाओ आगे, गुड, आगे सैलरी, ई सैलरी, फिर बिटवीन, ये वाला। तो मैं इसको अगली लाइन पे लगाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है बिटवीन। अब कितने से कितने के बीच में चाहिए था डाटा? 20,000 और एंड लगा के 30,000। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर एज ए टिप्स, बिटवीन के साथ एंड हमेशा लगता है। तो हमने यहाँ पर एक रेंज दे दी है बिटवीन 20 एंड 30, तो जो डाटा इस रेंज में आएगा वो आपके पास होगा। देखिए तो केवल यही बंदे हैं, यही बंदे हैं, आ गया डाटा। रेंज को जब चाहें तब आप बदल सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको 10 कर दिया तो 10 और 30 के बीच का डाटा आ जाएगा, ठीक है। इस रेंज को उल्टा भी कर सकते हो, अगर किसी ने बोला कि 10 और 30 के बीच का डाटा नहीं चाहिए, बाकी सारा चाहिए, तो नॉट बिटवीन, तो ये 10 से कम का और 30 से बड़ा दोनों निकालेगा, 10 से कम वाला और 30 से बड़ा वाला। अब 10 से कम का कोई था ही नहीं, तो यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ, तो 20 से कम के आपको दिख जाएगा, तो 20 से कम का और 30 से बड़ा डाटा आपको दिखेगा। तो बिटवीन मतलब रेंज होगा, नॉट बिटवीन मतलब रेंज में नहीं होगा। अब जैसे इसमें से वो डाटा आपको निकालना है जिन लोगों की एज 20 और 30 के बीच में आती है, तो सेम क्वेरी आप फॉलो करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई एज बिटवीन 20 एंड 30, तो जिनकी भी 20 से 30 के बीच में आती है डाटा। अगर नोट कर दिया तो उल्टा हो जाएगा, बस आपको समझना है, वो रिवर्स मार देगा, 20 और 30 को छोड़कर बाकी सबका उठाएगा। तो ये होता है रेंज के लिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है इन कीवर्ड। इन का मतलब होता है जब भी आपको कोई डाटा किसी लिस्ट में से उठाना है,
जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक सवाल दिया था, ये पर्टिकुलर सिटी होनी चाहिए, दिल्ली होनी चाहिए, मुंबई होनी चाहिए, तो वहाँ पर आप हर बार कॉलम से उसको कंपेयर करते थे। एक ही बार कॉलम का नाम लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं यहाँ पर इन नाम का ऑपरेटर, जब आपको एक लिस्ट में से डाटा उठाना हो। तो चलो इसको एक प्रैक्टिकल से देखते हैं। ये हमारे पास डाटा, ठीक है। हमको इसमें से बोला कि वो डाटा निकालो जो दिल्ली और पानीपत, यही था ना सवाल, जो दिल्ली और पानीपत में रहते हैं वो डाटा निकालना है। तो आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, उसके बाद लिखा सिटी इन, और यहाँ पर वो लिस्ट डाल दी, बस लिस्ट ही डालनी है आपको, दिल्ली और यहाँ पर पानीपत। अब इस लिस्ट में जो जो मैच करेगा डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिटी नाम का कॉलम बार बार नहीं लिखना है, आपका जो डाटा मैच करेगा वो डाटा आपके पास आ गया। अब इसी क्वेरी को जब दिया गया था आपके सामने सवाल, तो आप इस क्वेरी को कुछ ऐसे ही लिखो। पहले तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इन दिल्ली पानीपत। तो दिल्ली और पानीपत का आगे अब एंड लगा सकते हैं, ये कंडीशन मैच होगी। फिर एंड वाला, एंड में क्या था, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। अब निकला कि नहीं निकला? तो कमी थी कहाँ पर, इन नाम की चीज में, वहां पर और लगा दिया था, वो गड़बड़ कर गया था, वो एक ब्लॉक नहीं था, तो आगे से पीछे चला गया था, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटर पढ़ लिए हैं, बिटवीन हो गया, नॉट बिटवीन, इन, नॉट इन वगैरह। अब नॉट इन भी ऐसे ही काम करता है। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेरी को लिखता हूँ, ये मेरे को बताएगा दिल्ली और पानीपत का डाटा, बट यहाँ पर अगर मैंने नॉट इन कर दिया ना, तो दिल्ली और पानीपत को छोड़ के बाकी सबका बताएगा। देखो, दिल्ली को भी छोड़ दिया इसने, पानीपत को छोड़ दिया, बाकी सब शहरों का डाटा आ गया आपके पास, आराम से निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इन हो गया, नॉट इन हो गया, ऑर्डर बाय क्लोज पे आ जाओ। देखो, ऑर्डर बाय क्लोज हम तब यूज करते हैं जब आपको कोई डाटा किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाना हो, अरेंज करना हो, तब हम ऑर्डर बाय क्लोज इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे मान लो अभी फिलहाल मैं इस डाटा को अगर चलाऊंगा तो ये आईडी के अकॉर्डिंग आता है, आईडी के अकॉर्डिंग आ रहा है, मुझे ये डाटा नाम के अकॉर्डिंग चाहिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नेम। तो हमने क्या करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद लिखना है ऑर्डर बाय ई नेम। अब बात यहाँ पर आती है कि ऑर्डर तो दो होते हैं, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, लेकिन हमने तो कुछ मेंशन नहीं किया, तो डिफॉल्ट ऑर्डर होता है असेंडिंग। तो ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर, यानी ए टू जेड की सीरीज में डाटा आ जाएगा। तो जो जिसका नाम हुआ है ना बलबीर, अंकित, अंकित ऊपर जाएगा, आगे ऊपर अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाटा आपके पास। लेकिन उसको रिवर्स करना है आपको, तो उसके लिए डिसेंडिंग लगा दो पीछे, DESC लिखना है बस। तो अब ये डाटा अकॉर्डिंग टू द नेम आएगा, बट उल्टे ऑर्डर में आएगा। ये देखो उल्टा आ रहा है ना। अब इसी तरीके से किसी ने आपको बोल दिया कि डाटा लिस्ट में ठीक है, आप इसको इस ऑर्डर में लगाओ, जिस बंदे की सैलरी सबसे ज़्यादा है उसका टॉप पे लगाओ। तो हम यहाँ पर ऑर्डर बाय सैलरी कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय ई सैलरी किया जा सकता है, ये देखो हो गया। अब यहीं से हम एक चीज़ और सीख लेते हैं, उसको कंप्लीट। मान लो मुझे इसमें किसी ने कहा कि ये क्वेरी है आपके पास, और मुझे ये पूरे 10 के 10 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, केवल 2 रिकॉर्ड चाहिए ऊपर के, केवल 2 रिकॉर्ड। तो आप अपनी क्वेरी जब लिखते हो तो यहाँ पे लिखते हो लिमिट टू, सेम क्वेरी रहेगी, केवल 2 रिकॉर्ड आपको देगा। जितनी लिमिट आप लिखोगे उतने आएंगे, 6 लिखा 6 आएंगे। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा और समझो। मान लो ये रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है, किसी ने आपको बोला कि पहले 2 रिकॉर्ड छोड़कर अगले 2 रिकॉर्ड दो। अबे पहले 2 छोड़ दो, अगले 2 रिकॉर्ड चाहिए मेरे को। तो मैंने यहाँ लिखना है लिमिट 2, तो ये 2 रिकॉर्ड देगा ऊपर के। लेकिन अगर मैं 2,2 लिख दूंगा तो पहला वाला जो पॉइंटर होता है, जो पहला वाला नंबर आप डालते हो, वो ऑफसेट होता है। ऑफसेट का मतलब 2 पोजीशन छोड़ के आगे से जंप मारेगा, यानी 2 रिकॉर्ड छोड़ देगा। अब उसके बाद अगले 2 रिकॉर्ड उठा लेगा। तो परवीन और राज का रिकॉर्ड तो गया, 3 नंबर और 4 नंबर का रिकॉर्ड आएगा। अब इससे देखो इंटरव्यू के 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। इंटरव्यू में आमतौर पर सबसे सिंपल एक सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी, उस बंदे का रिकॉर्ड दो जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो। अब यहाँ अगर चीज आपने पढ़ी है, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो इसको। अगर मैं सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं, देखो अगर मैं इसको सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो कर दूं, तो डाटा मुझे दिख रहा है यहाँ पर,
अब मुझे पहला रिकॉर्ड छोड़कर अगला लास्ट रिकॉर्ड निकाल के लाना है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। देखो जब हम चीज़ें पढ़ लेते हैं, चीज़ें पढ़ने के बाद पहले दिमाग में प्लान बनाने की कोशिश करो। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी का मतलब अगर सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें और पहली रिकॉर्ड को छोड़कर दूसरा रिकॉर्ड उठा लूँ तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिंपल है ना। तो ये मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा दे रहा है। अगर मैं लिमिट 1 करूंगा तो ये ऊपर का टॉप का ऑर्डर दे देगा, और 1,1 करूंगा सेकंड आ गया, सॉर्ट आउट हो गया सवाल। अब तो उससे कहना कौन सी चाहिए बता चाहिए, नीचे से चाहिए ऊपर से चाहिए, आर यू गेटिंग? समझ में आ गया? लिमिट, लिमिट ऑफसेट। जब आप इसको नॉर्मली ऐसे लगाते हो तो ये कहलाता है लिमिट, ओनली लिमिट। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे लिमिट विद ऑफसेट आता है, तो लिमिट विद ऑफसेट वो आपसे इसके बारे में पूछ रहा है। टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्मली ये हो गया लिमिट, और ये हो गया लिमिट विद ऑफसेट। समझ में आ गया? इसी चीज को जब आप, ये तो हम पढ़ रहे हैं माई सिक्वल, इसी चीज को जब आप सिक्वल सर्वर में पढ़ते हैं तो वहां लिमिट की जगह टॉप लगता है। लिमिट की जगह क्या लगेगा? टॉप लगेगा। आप जब अपने कोर्स कंटेंट को देखेंगे तो आपके कोर्स में लिमिट और टॉप दोनों का जिक्र हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्वल की डिलीवरी होती है। सिक्वल की डिलीवरी होती है ना, तो सिक्वल में लिमिट या टॉप कहाँ कहाँ लगता है? अगर माई सिक्वल पढ़ते हो तो क्या लगता है? लिमिट। और सिक्वल सर्वर पढ़ते हो तो क्या लगेगा? टॉप लगेगा। समझ में आ गया बात? चलो लिमिट भी हो गया, अब डेटा आप उठाना सीख गए। अब नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर बाय पे दें हम। इसके साथ साथ हम किसी डाटा को जब ऑर्डर देते हैं तो पोजीशन के हिसाब से भी दे सकते हैं भाई। पोजीशन देखो क्या होती है, ये मेरे पास आया डेटा। कई बार क्या होता है कि कॉलम के नाम बड़े और पटांग होते हैं। अभी तो बहुत सिंपल दिख रहे हैं आपको, आप रियल डेटा उठा के देखना, कॉलम का नाम बड़ा अजीब सा होगा। अब वो कॉलम का नाम देने में दिक्कत हो जाती है, लिखते हैं गड़बड़ हो जाता है। अब मेरे को ये डाटा अकॉर्डिंग टू द सिटी शॉर्ट करना है। अब नाम तो सिंपल है, मैं तो कर दूंगा इसको, आप भी कर सकते हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर लगा दोगे ऑर्डर बाय सिटी, हो जाएगा। लेकिन मान लो कॉलम का नाम उठपटांग है, नहीं लिखा जा रहा, नहीं लिखना चाहते हम, तो मैं वहां उसका नंबर भी डाल सकता हूं। मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो ये चौथे कॉलम के नंबर से करेगा, तो चौथा कॉलम का नंबर सिटी है, तो सिटी के अकॉर्डिंग डाटा आ जाएगा। देखो समझ में आया? नंबर से भी होता है शॉर्ट। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो किसके अकॉर्डिंग होगा? और 3 लिखा तो हो गया। डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग करना है, लिख दो इसके पीछे। तो 2 तरीके से हमने शॉर्ट करा, नाम के अकॉर्डिंग भी होता है और उसके अकॉर्डिंग भी होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझना है आपको। देखो हम एलियास के आधार पर भी डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, एलियास के आधार पे, एलियास, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ऐसे मान लो मुझे एनुअल पैकेज के हिसाब से डाटा शॉर्ट करना है। क्या करना है? एनुअल पैकेज के हिसाब से, जिसका एनुअल पैकेज क्या बनता है और उसके हिसाब से हम डाटा को लगाना चाहते हैं। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे? देखो ये हमारे पास डेटा है, अब मुझे इसमें एनुअल पैकेज भी बताना है एम्प्लॉय का। अब एनुअल पैकेज क्या होगा? जितनी भी सैलरी है गुना 12 कर दूं तो 1 साल का पैकेज आ जाएगा हमारे पास। जितनी भी सैलरी है मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, एक कॉलम और बन जाएगा। ये सारे कॉलम तो चाहिए चाहिए, एक कॉलम और चाहिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ लगाओ कॉमा। स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स। अगर मैंने इंडिविजुअली EID लिख दिया ना तो सारे कॉलम्स तो आएंगे, साथ में EID भी आएगा। ध्यान से देखो इसको, तो कॉन्सेप्ट समझो पहले। आ रहा है EID अलग से एक और, तो ऐसे मतलब ये वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह अपना खुद का कैलकुलेशन करूं, समथिंग लाइक ई सैलरी मल्टीप्लाई 12, तो वहां देखना एक कॉलम बन गया। अब इस कॉलम का नाम मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस कॉलम का नाम एनुअल पैकेज हो जाए। तो हमने नाम चेंज करना सीखा था, एलियास। तो हम यहाँ पर लिख देंगे CTC, लिख दिया भाई, लिख दिया CTC, एंटर किया तो ठीक है CTC आ गया। अब CTC के अकॉर्डिंग डाटा लगाना है, जिसका CTC सबसे ज्यादा है। मतलब इस बार हमें शॉर्ट करना है डाटा अकॉर्डिंग टू द CTC। एक ऐसे कॉलम के आधार पे करना है जो कॉलम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये तो हमने निकाला, टेबल में थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे भी डाटा शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर बाय CTC। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ऑर्डर लेगा? असेंडिंग ऑर्डर लेगा। देखो लग गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, जिसका हाईएस्ट पैकेज है, तो डिसेंडिंग। बात समझ में आ रही? जब भी हम किसी डाटा को शॉर्ट करते हैं 3 तरीके से डाटा शॉर्ट होता है, नाम के अकॉर्डिंग, कॉलम के नेम के अकॉर्डिंग, कॉलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग और एलियास के अकॉर्डिंग। तो 3 तरीके से हम डाटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं।
लाइक को बाद में पढ़ लो, चलो लाइक। देखो लाइक ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल किया जाए। अभी तो देखो जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे, कभी नंबर पे कर रहे थे, कभी एग्जैक्ट वैल्यू मिला के कर रहे थे, अब पैटर्न से सर्च नहीं कर रहे थे अभी तक। अब हम पैटर्न के अकॉर्डिंग डाटा सर्च करेंगे। तो कभी भी कोई डाटा अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ढूंढ के लाना हो तो वहां पर लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल में लाया जाता है। लाइक ऑपरेटर में कुछ वाइल्ड कैरेक्टर यूज होते हैं, समथिंग लाइक एक्सेल। एक्सेल में भी आपने जो फिल्टर पढ़ा होगा कभी, तो वहां पर भी वाइल्ड कैरेक्टर यूज होते हैं। कोई भी चीज जब आपको किसी पैटर्न से ढूंढनी होती है तो वाइल्ड कैरेक्टर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यहाँ पर दो वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं, एक का नाम होता है एम्परसेंड और एक का नाम होता है अंडरस्कोर। एम्परसेंड का मतलब होता है जीरो और मोर, यानी इसकी जगह पर कोई जीरो लेटर मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंडरस्कोर का मतलब होता है एनी वन। अब इसको समझते हैं। अगर मैंने कहीं पर पैटर्न बनाया एस एम्परसेंड, तो इसका मतलब है इसका पहला लेटर एस होगा, यानी स्टार्ट विद एस, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। अगर हमने पैटर्न बनाया M%S, इसका मतलब लास्ट अक्षर S होना चाहिए। अगर बीच में S लगा दिया मतलब उसमें S होना चाहिए चाहे कहीं मर्जी हो, उसमें S होना चाहिए चाहे कहीं मर्जी हो। अगर आपने लिखा अंडरस्कोर AM%, तो ये इंडिकेट करता है पहला लेटर तो कुछ भी हो सकता है, दूसरा लेटर A होना चाहिए। जैसे सैमसंग हो गया, पैनासोनिक हो गया, उसका दूसरा अक्षर A आ रहा है। पहला अक्षर कुछ भी हो सकता है और पीछे कुछ भी हो सकता है, ये समझ में। अगर इस पैटर्न को बनाते हो तो इसका मतलब है तीसरा और चौथा अक्षर AM होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न समझ में आया। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ डाटा ढूंढ के लाते हैं। देखो ये हमारे पास डाटा। अब इस डाटा सेट में हमें वो डाटा ढूंढना है जिन एम्प्लॉय का नाम R से शुरू होता है। जिस भी किसी एम्प्लॉय का नाम R से शुरू होता है वो डाटा निकालो। तो कैसे निकालेंगे, आपने लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, यहां लिखना है R एम्परसेंड। R से शुरू होता है बोला था ना मैंने, R लगा के एम्परसेंड। तो जिसका भी नाम R से शुरू होता है डेटा आपको दे दिया जाएगा। मिल गया। और ये केस सेंसिटिव नहीं होता, मैंने तो छोटा R मांगा था, इसने बड़ा भी दे दिया। लेकिन कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगी भैया केस सेंसिटिव के अकॉर्डिंग ढूंढो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पैटर्न ढूंढो अगर केस सेंसिटिव है तो आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, वहां पर जब आप डाटा को ढूंढते हैं तो वहां बाइनरी लिख दीजिएगा। बाइनरी लिखने से आपका डेटा केस सेंसिटिव के अकॉर्डिंग ढूंढेगा। अब वो उसी R को ढूंढेगा जिसका नाम स्मॉल r से शुरू होता है, आप देख सकते हैं। कैपिटल R को टच नहीं करेगा। कई बार होता है ना सेम पैटर्न पासवर्ड ढूंढ रहे हो आप, तो वही सेम एग्जैक्ट चीज आपको ढूंढनी है, यू कैन गो विद दैट। अब मैं एक सवाल आपको दूंगा, आप बताना। ये डाटा है हमारे पास। अब इस डाटा के अंदर आपको डाटा ढूंढ के लाना है उन लोगों का जिनका सरनेम खान है, जिनका सरनेम खान है। कैसे लिखोगे क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, यहां तक तो मैंने लिख दिया, आगे बताओ। अंडरस्कोर गलत, स्पेस गलत, परसेंटेज खान परसेंटेज गलत, स्टार स्पेस खान ये भी गलत। M% के बाद यहाँ पे खान नहीं लिख सकते, तो वो अपना पकड़ेगा ना, लास्ट उसका जो है खान होना चाहिए, कुछ भी हो वो पकड़ लेगा आपका डेटा। सो एक बंदा था, मिल गया हमें। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर डाटा लिखा हुआ है, आपको इसमें पैटर्न ढूंढना है, उन लोगों का नाम ढूंढना है जिन लोगों के नाम में तीसरा अक्षर L आता है। तीसरा अक्षर L आता है, बहुत सारे नाम है ऐसे, बलबीर है, पुलकित है, सलमान है। क्या बताया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर L M%, ये ठीक है। तीसरा अक्षर L हो गया ना, बाकी के दो अक्षर कुछ भी हो सकते हैं, पीछे कुछ भी हो जाए। देखो ये तीन नाम मिल गए। अब एक लास्ट सवाल हो, आपको इसमें वो नाम ढूंढना है जिनका सरनेम मौजूद नहीं है। अभी क्या हो गया, एकदम सन्नाटा सा छा गया इसमें। जिनका सरनेम ही नहीं है वो नाम ढूंढो जिसका कोई सरनेम नहीं है। जैसे होता है ना कई बार, अब इसमें परवीन है, राज है, बलविंदर है, इनका सरनेम नहीं है, तो ढूंढो इस डाटा को। कैसे ढूंढोगे, बोलो जो भी है। नोट लाइक वेयर ई नेम, शुरू से लिखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय
फिर लिखा वेयर, ई नेम, नॉट लाइक, परसेंट, स्पेस, परसेंट। कोई बच्चा समझ पा रहा है क्या हुआ है? इसने एक झटके में इसका उत्तर दिया, इसने कर रखा है, ये मान ही नहीं सकता इसको दे दे, ऐसे तो नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल ऐसे देना, ठीक है, इसने कर रखा है। सुनो यहाँ पर, इसको अगर मैं चलाऊं, इसको चलाओ पहले, जैसे अगर आपने इसको चलाया तो ये क्या करेगा, वो नाम देगा जिनमें सरनेम है, भाई स्पेस ढूंढेगा ना, अब स्पेस तो उसी में होगा जिसका सरनेम भी मौजूद होगा, तो ये डाटा आने लगेगा। अब इसका अगर उल्टा कर दें तो समझ रहे हो ना, सरनेम वाला छोड़ के आ जाएगा ना, इसलिए नॉट लगा, नॉट लाइक इसलिए लगा, आगे डेटा। डायरेक्ट तो जाना इम्पॉसिबल है ना, ये डायरेक्ट कैसे गया, ये पता होगा, हमने कर रखा होगा ना, जब भी होता है। ये समझ में आ गया? तो पैटर्न से डाटा ढूंढ लोगे, ये भी कंप्लीट हो गया। अब एक आखिरी टॉपिक और देखो, उसके बाद फिर फिनिश करते हैं। देखो भाई, अब आपकी एक स्टेटमेंट रह गई थी, कल हमने डीडीएल पढ़ लिया था, डीएमएल पढ़ लिया था ना, और डीक्यूएल आपका चल ही रहा है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो आज हमने देखा, आज पढ़ा हमने। अब एक आखिरी स्टेटमेंट है आपकी डीटीएल, जिसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसमें दिमाग लगेगा, ध्यान से देखना, दिमाग तो अब भी लगा था, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लगेगा, इसको भूल सकते हो, उसको भूलोगे नहीं, वो तो आप दोबारा भी पढ़ लोगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है काम करते वक्त। इन माई सिक्वल डीटीएल का मतलब होता है डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज, फाइनल। ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ये हम लोगों ने बना दिया है। एक्सेल माई सिक्वल नहीं बोलता है, ऐसी कोई स्टेटमेंट होती है, हम लोगों ने बोल दिया, हम तो इसको ट्रांजेक्शन कहते हैं। डीटीएल हमने बना दिया है, तो डीक्यूएल होता है, टीडीएल होता है। आमतौर पर 3 ही स्टैंडर्ड टर्म होती हैं, डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल, और नहीं होती कुछ भी, बाकी तो हम बना देते हैं, कुछ भी बना दो, तो स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। बट ये आमतौर पर ट्रांजैक्शन को रेफर करती है, और इसका असली नाम टीसीएल होता है। हम तो बोल देते हैं डीटीएल, कुछ भी बोल दो, असली नाम क्या होता है, टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल होता है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जब आप डीबीए एडमिन कभी पढ़ोगे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 क्लास लग जाएगा इसको पढ़ने में। इसके अंदर ये 3 कमांड होती हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। ये जो भी आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं ना अपने डाटा पे, ट्रांजैक्शन क्या होता है, किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन आपने अपने टेबल पे परफॉर्म किया, ऑपरेशन में क्या आते हैं, आपने इंसर्ट किया कुछ, आपने कुछ डिलीट किया, आपने कुछ अपडेट किया, वो ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन ये नहीं होते कॉलम ऐड किया, कॉलम हटाया, डीडीएल कमांड नहीं होती। ट्रांजैक्शन को कंट्रोल जब आप करते हो तो इससे सिर्फ वही स्टेटमेंट आपकी कंट्रोल होती है जो डीएमएल का पार्ट होती है। तो डीएमएल में कौन कौन सी कमांड होती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इन 3 कमांड को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसीएल, ट्रांजैक्शन के हेल्प से। एग्जांपल के ऊपर, बैंक में जाते हो, बैंक में अगर गलती से बैंक में आपने कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा था और गलत ट्रांजैक्शन हो गया, तो आपका डाटा वो क्या कर देता है, अपडेट करता है ना, अकाउंट थोड़ी ना डिलीट करके नया बनाएगा, उसको अपडेट कर देता है। फ़ोन नंबर बदलवाना था तो वो फ़ोन नंबर को अपडेट कर देता है, तो वो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, वो ट्रांजैक्शन होता है। आप जब एटीएम मशीन से कोई पैसा निकालते हो तो एटीएम मशीन पे जो स्लिप मिलती है उस पर भी ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है, आपने पैसा लिया, आपके सिस्टम से डाटा डेबिट हो गया और वहाँ पर अपडेट हो गया सिस्टम के अंदर। समझ में? अकाउंट क्रिएट करते समय कोई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिलती है, अकाउंट क्रिएशन में ट्रांजैक्शन क्रिएट नहीं होता। ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने में जो स्टेटमेंट आपका अहम रोल प्ले करती है वो डीएमएल होती है, थोड़ा ध्यान रखना। इंटरव्यू के टाइम पर कोई ऐसी ऊट पटांग चीज़ें ऐसी पूछते हैं, आप लोग कितना जानते हो, कोई टेबल को ड्रॉप कर रहा है और कह रहा है कि इसको रोल बैक करके दिखाओ, भैया नहीं आने की, सीधा बोलो नहीं आने की। डीडीएल है, डीडीएल वापस नहीं आएगा, डीडीएल को ना तो ला सकते हैं ना वापस आ सकते हैं। रोल बैक कमेंट का मतलब क्या होता है, देखो रोल बैक का मतलब होता है कोई चीज़ आपने चलाई इसको कैंसिल करना है, यानी अंडू। कंट्रोल जेड होता है ना, रोल बैक एक तरह का अंडू होता है, कोई कमांड चला दी गलत हो गई अंडू कर दोगे। बैंक में यही होता है, कोई गलती से गलत ट्रांजैक्शन हो गया अंडू कर लेते हैं, वो रोल बैक कर लेते हैं। समझ में आया? लेकिन मान लो तुमने एक टेबल बना दिया, क्रिएट कर दिया, अब तुम चाहते हो अंडू हो जाए, नहीं होगा। डीडीएल स्टेटमेंट में ड्रॉप कर दिया कोई टेबल आपने, अब सोचते हो कि गलती से ड्रॉप हो गया वापस आ जाए, कितनी मेहनत करना वापस नहीं आएगा।
तो ये जो DDL स्टेटमेंट होती हैं ये एक ही बार परफॉर्म होती हैं, ध्यान से करनी होती हैं, इसलिए इसका कंट्रोल तुमको तो कभी नहीं देंगे वो। आप कितना ही काम करना, इनका कंट्रोल तुमको देते ही नहीं है, ये एडमिन वालों के पास जाएगा। आप तो बस एक छोटा मोटा बने बनाए डाटा पे काम करोगे। कभी भी नोटिस करना, किसी भी इंडस्ट्री में जब जाओगे या प्रैक्टिस करोगे ना, तुमको ये तो बेसिक हो गया, पढ़ाने वाला पढ़, आपको सिंपल एक डाटा फाइल दे देंगे, आपके कंप्यूटर में लोड करवा देंगे और क्वेरी चलवाएंगे बस आपसे, सिलेक्ट 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 वही चलेगा बस। आपसे ना तो बनवाते हैं ना उसको चेंज आउट करवाते हैं, ठीक है। कोई बैंक वाला आपसे नहीं कहेगा फलाना कस्टमर का एक डाटा बना दो, क्वेरी चलवाएंगे बस, ये डाटा जाना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, गॉट इट। मोस्टली यही होता है। अब जरा यहाँ आ जाओ, ये 3 कमांड मैंने बताई आपको, कमेंट, रोल बैक और सेव पॉइंट। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें, देखो मेरे को इस टेबल के ऊपर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, क्या करना है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है TCL। तो मैं सबसे पहले इस टेबल को ओपन करके चेक करूंगा भैया इसका स्टेटस क्या है। तो ये कमांड याद रखना, टेबल का स्टेटस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये कमांड है शो टेबल स्टेटस, लाइक में टेबल का नाम। जब आप इसका टेबल स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सुनिश्चित करनी होगी कि आपका यहाँ पर इंजन का जो नाम है वो InnoDB आना चाहिए। अगर इसमें InnoDB आ रहा है तो इस पर TCL अप्लाई हो सकता है। हर टेबल पे ट्रांजेक्शन अप्लाई होगा नहीं होगा ये सिस्टम में बंद भी तो होता है। फलाना टेबल पे आप ट्रांजेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते तो सिस्टम में एडमिन क्या करेगा, बंद करके रखेगा। अगर यहाँ पर इंजन का नाम होता है ASMI तो उस पर ट्रांजेक्शन आपका अप्लाई नहीं होगा, उसको बदलना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये सुनिश्चित हो गया। बाय डिफॉल्ट आप जो भी चलाओगे आपको InnoDB मिलेगा। तुम्हें कौन सा किसी ने डेटा दिया, तुम खुद ही तो बना रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट InnoDB होगा। लेकिन किसी विप्रो या किसी बैंक के डाटा पे काम करोगे ना, ट्रांजेक्शन कंट्रोल करोगे, तो वहाँ हो सकता है ये नाम ना आ रहा हो, कुछ और आ रहा हो। तो ये पहली चीज सुनिश्चित कर लेना, क्या आना चाहिए यहाँ पर। अब अगला पॉइंट, जब अगर आप इस पे कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो तो बाय डिफॉल्ट देखो पहले 2 चीज समझ लो, एक होता है रोल बैक, एक होता है कमिट। आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कमिट, ऑटो कमिट होता है सारा ट्रांजैक्शन। क्या होता है बाय डिफॉल्ट, अब ये चेक करना है मेरे को ऑटो कमिट है कि नहीं है। हमें तो मालूम है ऑटो कमिट है, लेकिन किसी की मशीन पे आपको चेक करना है कि इसमें ट्रांजैक्शन ऑटो कमिट है कि नहीं है। वो चेक कैसे करें, उसकी वैल्यू अगर 1 आई तो ऑटो कमिट है, अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं आई तो ऑटो कमिट नहीं है। यानी ट्रांजैक्शन हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहें कंट्रोल यानी रोल बैक कर सकते हैं। अभी मैंने टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया ना तो मैं जब चाहूँ उसको अंडू कर सकता हूँ। अपडेट किया होगा तो मैं उसको अंडू कर सकता हूँ। वो तभी पॉसिबल है जब ये ऑटो कमिट ना हो। अब चेक करना पड़ेगा आपको ऑटो कमिट है कि नहीं। टेबल पे तो परमिशन है, हम कर सकते हैं, हम InnoDB देख लिया हमने। अब हमको चेक करना है कि ट्रांजैक्शन ऑटो कमिट चल रहा है कि किस मोड पे चल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपके SQL में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो ऑटो कमिट ही चलता है, यानी इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। मैंने चेंज कर रखी हो तो 0 आ जाएगी, बस इतना समझ में आया। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था बी कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ वो तो चीज़ है नहीं कि जिसकी सिटी दिल्ली हो निकालो वो लिख देता है वो भी फलाना। ये चीज़ें आपको दिमाग में याद होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन कब चलता है, क्या चीज़ आपको चेक करनी है, क्या चीज़ आपको चेक नहीं करनी है। किसी सिस्टम पे आप ट्रांजैक्शन चला रहे हो, रोल बैक कर रहे हो, रोल बैक हो ही नहीं रहा है, तो कारण होगा ना नहीं हो रहा है, तो कैसे चेक करोगे, बैक एंड पे जाके ऐसे चेक करना है आपको। इसीलिए आपको बैक एंड डेवलपर पे SQL दिया जाता है। अब असल मायने में थोड़ी सी कोडिंग अब चली है बस आपकी, हल्की सी, ठीक है। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट और उसके बाद लिखेंगे ऑटो कमिट, ऐसे कुछ करके। तो ये मुझे नंबर बता रहा है, क्या बता रहा है नंबर में, इसका मतलब ये ऑटो कमिट मोड ऑन है, मतलब ट्रांजैक्शन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैं आपके सामने इसको साबित करूंगा कि ट्रांजैक्शन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ये रही आपकी टेबल, आपके सामने मैं इसमें एक रिकॉर्ड अपडेट करूंगा और फिर कोशिश करूंगा कि उस रिकॉर्ड को मैं अपडेट करके उस रिकॉर्ड को
मैं रोल बैक कर पाऊँ, ठीक है, रोल बैक कर पाऊँ। लेकिन ट्रांजेक्शन जब हमारे हाथ में ही नहीं है तो मैं रोल बैक भी नहीं कर पाऊंगा, वही साबित करना है मुझे अभी, ठीक है। ट्रांजेक्शन हमारे हाथ में नहीं था, 1 से पता लग गया, इसको प्रूव करते हैं। मैं आपके सामने इस कमांड को अपडेट करता हूँ। अपडेट टेबल नेम, सेट किया नेम, नाम डाल दिया प्रमोद, परवीन का प्रमोद बनाने जा रहा हूँ मैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी 1, समझ रहे हो बात। तो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका फिलहाल नाम परवीन है, मैंने प्रमोद बना दिया। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो नाम चेंज हो चुका है, नाम चेंज हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मैं चाहता हूँ इसे कैंसिल करना, भाई जो कमांड मैंने परफॉर्म करी है वो कैंसिल हो जाए। और हम सबको पता है कि जो डीएमएल स्टेटमेंट होती है वो कैंसिल हो जाती हैं, ट्रांजेक्शन हमारे हाथ में होता है तो कैंसिल होना चाहिए। लेकिन इसका कारण भी हमें पता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑटो कमिट मोड हमारे हाथ में नहीं था, बैकएंड का भी जानकारी आ गई है। अभी चला के देखते हैं कैंसिल कैसे होती है। आपको लिखना होता है बस रोल बैक, कुछ नहीं करना, बस रोल बैक लिखना होता है। तो जितनी भी स्टेटमेंट, जितनी भी कमांड आपने चला रखी होती है वो सारी कैंसिल हो जाती है, जितना भी काम आपने किया वो सारा क्या कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाने पर दोबारा परवीन बन जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं कैंसिल। उसने तो हमें ओके दे दिया, लेकिन चला के देखते हैं कि ये प्रमोद ही रहता है कि परवीन बन के आता है। अगर कैंसिल हुआ होगा तो परवीन आ जाएगा नाम, जो कि होना नहीं चाहिए। नहीं हुआ ना, कंट्रोल ही नहीं है हमारे हाथ में। यही आप जब सिस्टम पे बैठ के कर रहे होंगे ना तो तुम ये कहोगे मैंने तो कमांड फायर कर दी, हो नहीं रही। तुम्हें बैकएंड का पता होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑटो कमिट मोड 1 है। अब जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, उसको हटाओगे नहीं वहां से, तब तक नहीं होगा। अब उसका कंट्रोल हमें चाहिए ना मैनुअली, तो उसका कंट्रोल मैनुअल करने के लिए उसको स्विच कर दो, 1 से कहां पे कर दो, 0 पे कर दो। अब उसको स्विच कैसे करते हैं देखो, तो उसको स्विच करने के लिए आप यहां पे लिखें ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, क्या नाम था उसका, ऑटो कमिट था ना, ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मैंने इसके ऊपर ऑटो कमिट क्या कर दिया, 0 कर दिया। नहीं ले रहा, कहाँ पर, नहीं, रुको एक मिनट, ऑटो कमिट 1, सीधा लिखना है सेट कमिट 0, यहाँ लिखो सेट, स्पेलिंग चेक करो, ऑटो कमिट 0। अभी एक बार स्टेटस चेक कर लेना, सिलेक्ट ऑटो कमिट, अब कितना हो गया स्टेटस, अब हमारे हाथ में भाई कंट्रोल आ गया है। अब एक बात ध्यान रखना, आपने कंट्रोल तो छीन लिया है, ऐसा करने के बाद आप ऑफिस में बैठ के सुबह लगे और सुबह से शाम तक आपने 50 क्वेरी रन कर दी, क्या कर दी, 50 क्वेरी रन कर दी, पूरे दिन का काम कर दिया, सारे क्लाइंट के ट्रांजेक्शन बैंक में मार दिए, मार दिए। अब तुम सिस्टम में कमिट करके नहीं गए, कमिट का मतलब होता है सेव करना, कमिट का मतलब होता है सेव, अब तुम कमिट करके नहीं गए, भाई साहब सब कैंसिल हो जाएगा। सुबह आके देखोगे सब कैंसिल पाएगा, कुछ भी सेव नहीं होगा, खतरनाक हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसको हम कब करते हैं, मान लो आप ऑफिस में काम करो, बैंक वाले पहले ऐसे ही चलाते हैं, बैंक वाले को ट्रांजेक्शन चलाते हैं ना, उसको इनिशिएट कर देते हैं, वो कमिट को छोड़ते नहीं है अपने हाथ से, उसका तरीका बताऊंगा, उसको इनिशिएट कर देते हैं। अब जब तक वो ट्रांजेक्शन पे पक्का डिसीजन नहीं आ जाएगा, आपका वो ट्रांजेक्शन एक्टिव मोड पे रहता है, ट्रांजेक्शन चल रहा है, अभी भी कस्टमर खड़ा है लाइन में, सब कुछ चल रहा है, चालू है, पैसे वैसे आ गए, जब वो बिल्कुल कंफर्म करके साइन मार के तुमको दे देगा, वेरिफिकेशन होके आ जाएगा, अब उसके पास लास्ट में कमांड आती है कमिट करना है कि रोल बैक करना है। अब क्लाइंट ने तुरंत बोला नहीं डाटा गलत हो गया, मेरा आधार कार्ड नहीं गया, मेरे नंबर गलत हो गए, पैसे मैंने गलत दे दिए, या कुछ भी इशू आ गया, तो वो तुरंत उसके पास कमांड है रोल बैक मारने की, पूरा ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कस्टमर का सेटिस्फाई हो गया, सब कुछ ओके हो गया, अब वो कमिट कर देगा। ऐसे चलते हैं ट्रांजेक्शन, ऐसे थोड़ी ना 5000 गया अब तुमको मिला नहीं वो डेबिट हो गया, ऐसे तो ट्रांजेक्शन क्रिएट हो गया है,
और जब तक ट्रांजेक्शन पूरे फॉर्मेट में नहीं आ जाएगा तब तक उसे पूरा नहीं माना जाएगा। यही होता है, बैंक का रिचार्ज करते हो, मोबाइल का रिचार्ज करते हो, जैसे ही आपने रिचार्ज करा 2 ट्रांजेक्शन चलते हैं, आपके खाते से पैसा डेबिट होता है, एक स्टेटमेंट, एक ट्रांजेक्शन हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी आपके मोबाइल में रिचार्ज भी होगा। अब मोबाइल आपका स्विच ऑफ है, ऑपरेटर बिजी जा रहा है, कोई भी रीजन है, हो सकता ना हो, तो वो ट्रांजेक्शन पेंडिंग में दिखाएगा, आपको कंप्लीट नहीं दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा, और वो वेट करेगा जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो जाए, किसी की तरफ से कंफर्मेशन ना हो जाए। और वो पेंडिंग क्यों होता है? बैंक ने पैसा डेबिट कर लिया, लेकिन बैंक का पैसा अभी आपके मोबाइल ऑपरेटर को नहीं मिला है, तो जब तक मोबाइल ऑपरेटर को नहीं मिलेगा वो वहां से वेरीफाई नहीं करेगा, और जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा ट्रांजेक्शन को पेंडिंग माना जाएगा, और वो वेट करेगा उसके वेरिफिकेशन का। जैसे ही वो वेरिफिकेशन देगा तब वो मारेगा कमिट। अगर उसने वेरिफिकेशन नहीं दिया तो 24 घंटे के अंदर वो उसको रोल बैक मार देता है और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब रियलिटी समझ रहे हो? तो पूरा ट्रांजेक्शन ऐसे चलता है। अब आप उसके बैक एंड को समझ गए हो कि भाई ऐसे सिस्टम चल रहा है आपका, तो सेफ है पैसा, आपका पैसा अगर अटक गया है, इसीलिए वो आपसे ट्रांजेक्शन आईडी मांगते हैं। कस्टमर को कॉल, तुम पे ट्रांजेक्शन आईडी भी नहीं है तो वो मत्था थोड़ी ना लगाएंगे, वो तुमसे कहेंगे 72 घंटे वेट कर लो, हम देख लेंगे, जल्दी चाहिए तो मेरे को दो आईडी, हम चेक कर लेते हैं सिस्टम पे। सो दैट्स व्हाई दे नीड ट्रांजेक्शन आईडी। ओके, अब बस मैं आपको रोल बैक कमिट बताता हूँ, इसके बाद खत्म, 2 मिनट का है। अब मैंने इसका ट्रांजेक्शन 0 कर दिया है, अब ये रोल बैक कमिट दोनों चलेगा, देख लो। ये आपकी है टेबल, ये टेबल है। अब इसमें प्रमोद का रिकॉर्ड फिर से अपडेट करता हूँ। अपडेट टेबल का नाम सेट किया, नाम उसका परवीन कर दिया, फिर से मैंने परवीन सोनी। कंडीशन दी वेयर एम्प्लॉय आईडी 1, तो इसका नाम परवीन सोनी हो गया, चेक कर लो, हो गया। अब थोड़ी देर के बाद तुम्हें ध्यान आया गलत हो गया, कैंसिल करो, कैंसिल, तो तुम्हें टेंशन नहीं लगेगी, ट्रांजैक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे पास अभी भी मौका इसे कैंसिल करने का। क्या लिखोगे? रोल बैक, ये कैंसिल हो गया, चेक कर लो, वापस आ गया प्रमोद। अब मान लो तुमने ऐसे ट्रांजैक्शन 50 मार दिए, अभी सेव थोड़ी ना करें, एक बार रोल बैक मार देना, सारे कैंसिल हो जाएंगे, सुबह से शाम तक का काम कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ आ गया? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे तो मान लो तुमने 25 ट्रांजैक्शन मार दिए, अब 25 में से 10 गलत है, फिर क्या करोगे? फंस जाओगे तुम तो। 25 में से 10 गलत हैं, आगे वाले और पीछे के सही थे, यानी नीचे के 10 सही थे, ऊपर के सारे गलत थे। ऐसा हो सकता है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जितना काम होता रहता है वहां पर ब्रेक पॉइंट, याद करो ब्रेक पॉइंट होता है किताब में, जब काम करते हैं अपने अपनी जगहों पर हम ब्रेक पॉइंट बनाते रहते हैं। तो इसको यहाँ पर उस ब्रेक पॉइंट की जगह सेव पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सेव पॉइंट। एक आखिरी टॉपिक है, इसको पढ़ गए तो खेल हो जाएगा। उससे पहले कमेंट और बता रहा हूँ, फिर सेव पॉइंट, फिर क्लास ओवर है आपका, ठीक है? 5 मिनट और कर लो, जल्द हो जाएगा, देखो। अरे खत्म हो जाएगा टॉपिक, फिर पढ़ाना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आएगा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग में जाएगा, देखो यहाँ से। तो यहाँ पर हमने डाला, मैंने फिर से इस कमांड को फायर किया, अपडेट टेबल, सेट किया नाम, और अगेन परवीन सोनी कर दिया, कंडीशन दिया 1, ठीक है? चेंज हो गया। अब इसको हमने चेक किया तो ये हमें चेंज मिलेगा अभी, लेकिन अभी कंट्रोल हमारे हाथ में, कैंसिल भी कर सकते हैं, सेव भी। मैं इसे सेव करना चाहता हूं, तो हम लिखेंगे कमिट। याद रखना, अगर आपने कोई डाटा कमिट कर दिया, अब दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, इसलिए सलमान खान डायलॉग मारता है। मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसको ये नहीं पता सीक्वल में तो ये सच है, तूने क्या कर कमिटमेंट चीज बदलती ही नहीं है, जो एक बार कमिट हो गया वो बदलता थोड़ी ना है। तो देखो मैंने ये कमिट किया, अब ये चेंज नहीं हो सकता, देखो करके देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो परवीन सोनी मिल रहा है। अब तुम कितना ही रोल बैक मारो, कितना ही चिल्लाओ, इसके कान बहरे हैं, अब ये नहीं मानेगा। देखो समझ में आ गया? ये बदल नहीं सकता, कमिट मतलब कमिट हो गया। तो रोल बैक समझ में आ गया, कमिट समझ में आ गया, ऑटो फिट समझ में आ गया। यार अब सेव पॉइंटर रहेगा, देखो जितना बर्दाश्त किया ये और निपटा लो, है ना? वो बात की बात है, टॉपिक वो बात की बात है, दोबारा पढ़ा देंगे। देखो रिवाइज हो जाएगा और अच्छी बात है, अच्छे से आ जाएगा। सेव पॉइंट भी क्यों छोड़े हम, है ना? सेव पॉइंट जब आप चलाते हो ना, तो उस वक्त ट्रांजैक्शन का कंट्रोल हम अपने हाथ में नहीं लेते। सेव पॉइंट चलता है जब हम कोई ट्रांजैक्शन चलाते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन में
अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। अभी जो आप काम कर रहे थे उसमें क्या था कि ग्लोबल हो गया था, वो तो कोई भी आप परफॉर्म कर रहे हो वो सारा का सारा मैनुअल हो रहा है, हमें मैनुअल नहीं करना है। तो मैं वापस से इसको ऑटो कमिट को ओके कर दूंगा, कर दिया ओके। अब इसका ऑटो कमिट मोड बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट हो चुका है, देखो हो गया, मतलब ट्रांजेक्शन अब हमारे हाथ में नहीं है। अब मैं कुछ भी अपडेट करूंगा रोल बैक कमिट चलेगा ही नहीं उस पर, इतना क्लियर हुआ। अब मान लो मुझे ट्रांजैक्शन को भी अपने कंट्रोल में लेना है और काम भी करना है। एक पर्टिकुलर टास्क आया, उस टास्क का कंट्रोल मुझे अपने हाथ में चाहिए, सिर्फ उसी टास्क का। तो मैं लिखूंगा स्टार्ट ट्रांजैक्शन। अब मेरे हाथ में कंट्रोल दोबारा आ गया, मुझे कमिट वन नहीं करना, ये एक ट्रांजैक्शन मेरे हाथ में रहेगा। जब तक मैं रोल बैक या कमिट की कोई कमांड ना चला दूं तब तक ये कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। अब ये ना तो अपने आप उससे सेव करेगा ना कैंसिल करेगा जब तक मैं ना कहूं इसे। समझ में आ गया था? अब मान लो इस सिस्टम पे जाके हमने कमांड फायर करी, मैं 2 डाटा अपडेट करूंगा आपके सामने 2 बार, ठीक है। अपडेट टेबल का नाम सेट किया हमने, नाम को फिर से प्रमोद कर दिया, कंडीशन दी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? ये हमने मारा एंटर, गॉट इट। इतना काम मैंने अपडेट कर दिया है सिस्टम में, गॉट इट। अब मैं चाहता हूं इसके बाद जब भी मैं कोई अपडेट करूं, अगर गलती से उसमें मुझे कोई चेंजेस करना पड़े तो कम से कम यहां तक सेव कर लूं अपने सिस्टम को, यहां तक एक क्रिएट कर लूं एक पॉइंट, ताकि रोल बैक करने में या सेव करने में मेरे को आसानी हो जितना करना है। तो यहां मैं बनाऊंगा सेव पॉइंट S1 नाम से बना दिया, तो मैंने एक पॉइंट क्रिएट कर दिया S1। अब यहां ध्यान से देखो, S1 पॉइंट क्रिएट हो गया। एक क्वेरी और फायर करता हूं मैं इसमें। इस बार मैंने अपडेट करा नाम प्रमोद की जगह राज, और ये बंदा कौन है 2 नंबर पे डाल दिया मैंने, ठीक है। 2 नंबर पे जो भी होगा राज हो गया आज से, वो पहले क्या था, वो पहले भी राज ही था ना फिर तुम कहोगे चेंज नहीं हुआ, इत्तेफाक भी गंदा ही है। देखो राजू, राजू कर दिया, ठीक है, राज का राजू कर दिया। ये मैंने मारा एंटर, इसका भी मैंने एक सेव पॉइंट बना दिया, सेव पॉइंट S2। अब मेरे पे 2 सेव पॉइंट है, S1 और एक S2। अगर मैं रोल बैक करता हूं S2 तक, तो S2 के बाद की जितनी कमांड होंगी वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। S2 के बाद कोई कमांड ही नहीं है, अभी मैंने S2 के बाद तो कुछ करा ही नहीं है काम, समझ आ गया? अगर मैंने रोल बैक कर दिया S1 तक, तो S1 के बाद की जितनी कमांड होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। S1 के बाद की होंगी ना, पॉइंट तो मैंने क्रिएट किया है ना, ऊपर से थोड़ी ना किया है, पहले करना चाहिए था मुझे अगर उसको भी बचा के रखना था तो। पॉइंट समझ में आ गया? अभी मैं आपको अगर टेबल दिखाऊं तो भाई दोनों डेटा अपडेट है, दोनों अपडेट है, प्रमोद बन गया और वो राजू बन गया। अब तुमको लगता है बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तो कमिट कर दो, दोनों सेव हो जाएगा। लेकिन तुमको लगता है कि राजू वाला डेटा गलत फायर हो गया, तो मैंने एक पॉइंट बना रखा था ना S1, तो मैं S1 तक रोल बैक मारूंगा। इसे देखो, मेरे को लिखना है रोल बैक टू सेव पॉइंट, क्या नाम था, मतलब राजू फिर से राज बन गया होगा चेक करते हैं, आ गया। प्रमोद अभी भी टिका हुआ है, लेकिन आपको लगता है ये भी उड़ाना है तो रोल बैक लिख दो, उसका तो कोई पॉइंट नहीं है ना ऊपर का, रोल बैक लिख दो हट जाएगा। लेकिन तुमको लगता है नहीं सही है ये बिल्कुल ठीक है, तो कमिट कर दो। अभी परमानेंटली सेव हो गया, तो इसको सेव पॉइंट कहते हैं। अब प्योरली जितना भी हो सकता था ट्रांजैक्शन का सब बता दिया, कभी भूल जाओ रिकॉर्डिंग देख देख के सीख जाए। इसके बाहर ना तो इंटरव्यू और कुछ पूछने वाला ना इसके बाहर कुछ होता है, समझ गए? टॉपिक खत्म आपका, कल मिलते हैं।